नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज खबरदार हम सीधे असम से आपके लिए लेकर आए हैं और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के सीमावर्ती इलाके हमारे फोकस में हैं और वो इसीलिए क्योंकि इस इलाके में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है जो कि चीन की पेशानी पर बल डाल रहा है। चलिए हम सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जो आज विश्लेषण हम करने वाले हैं उसमें आज बॉर्डर पर भारत का हौसला बढ़ाने वाली सड़क शक्ति का हम विश्लेषण करेंगे। बॉर्डर पर चीन की चाल के दिन गुजर चुके हैं। अब भारत ने अपनी शक्तिमान सड़कों का जाल फैला दिया है। एक साल में बॉर्डर पर गेम कैसे पलट गया, 5 साल का काम कैसे 1 साल में पूरा किया गया, ताकि भारत न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि दुश्मन को करारा जवाब देने की स्थिति में हो। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा के पास सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की तरफ से बनाई गई 12 सड़कों का उद्घाटन किया। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, वो शिराएं हैं जिसमें देश के हौसले का रक्त पूरे जोश के साथ बह रहा है। मानो भारत ये कह रहा है कि सड़कें तो सुपर फास्ट बनेंगी, रोक सको तो रोक लो। इस बड़ी कामयाबी पर पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज तक की जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद देश के 14 लाख से ज्यादा छात्रों को आज वो फॉर्मूला मिल गया जिसके आधार पर उन्हें नंबर मिलेंगे और उनकी मार्कशीट तैयार होगी। आखिर ये फॉर्मूला क्या है, कोई छात्र घर बैठे किस तरह अपने मार्क्स का अंदाजा लगा सकता है और अब भी छात्रों के मन में ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, इन सारे पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। ये देश के लाखों परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। WHO और एम्स दिल्ली के सीरो सर्वे में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि बच्चों में पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है और तुलना की जाए तो ये वयस्कों के समान है। इससे ये संकेत मिलता है कि आगे तीसरी लहर आने पर बच्चों पर उतना ज्यादा असर नहीं होगा जितने की आशंका थी। ये सीरो सर्वे दिल्ली, बल्लभगढ़, गोरखपुर, भुवनेश्वर और अगरतला में किया गया। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हैं। 4509 लोगों को इस स्टडी में शामिल किया गया था जिसमें से 2811 सीरो पॉजिटिव पाए गए, यानी सीरो पॉजिटिविटी दर 62.3% है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का एक नया बूस्टर डोज डिजाइन किया गया है जो भारत में फैल रहे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट पर असरदार होगा। ये बूस्टर शॉट जल्द ही उपलब्ध होगा और तमाम वैक्सीन उत्पादकों को भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात बीआरओ की करेंगे। क्यों हम ये कह रहे हैं कि जो काम 4-5 साल में होता था वो 1 साल में हो गया? क्यों हम ये कह रहे हैं कि सड़क की इस शक्ति से चीन घबरा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। ये जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था उसकी भी जानकारी नहीं है, वो ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। एक से बढ़कर एक शानदार सड़कें, एक से बढ़कर एक दमदार सड़कें। 1 साल में बॉर्डर की सूरत ही बदल गई। 12 रणनीतिक सड़कें और बन गई हैं। इन 12 बॉर्डर रोड्स में एक जम्मू कश्मीर में है, एक लद्दाख में है और 10 बॉर्डर रोड्स उस अरुणाचल प्रदेश में हैं जहां चीन की हमेशा बुरी नजर रहती है। ये केवल एक सामान्य सड़क का उद्घाटन नहीं है, ये दरअसल भारत की सामरिक शक्ति का ऐलान है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में जितनी भी सड़कें आगे की ओर बढ़ती हैं, जैसे जैसे आगे निर्माण होता जाता है, उससे समझिए कि हिंदुस्तान की शक्ति, हमारी ये काबिलियत कि हम उन सारे इलाकों से आगे होते हुए उस सीमा तक हमारी कनेक्टिविटी को बनाए रखें, चाहे जो आम लोग यहाँ पर हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो पाए। ये सारी सड़कें जो है ये उसी चीज का ऐलान करती हैं। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है। दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है। लेकिन भारत के अंदर वो कुव्वत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी एक ताकत है। यह असम से उस चीन को जवाब है
जिसकी अब तक नीयत नहीं बदली, जिसकी फितरत नहीं बदली, लेकिन किसी धोखे में चीन ना रहे, क्योंकि बॉर्डर पर भारत पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, कहीं ज्यादा ताकतवर है। LAC पर भारतीय सेना एक साल में कई गुना मजबूत हो चुकी है। वायुसेना के पास राफेल लड़ाकू विमान आ चुके हैं और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल में सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज हम जरा इस बात की समीक्षा करना चाहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या फिर हमारी सरहदों के नजदीक जो इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि वो सीधे तौर पर न सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ती है बल्कि हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक ढांचे, हर चीज से जुड़ जाती है। राजनाथ सिंह जी खुद यहाँ पर आए हैं इसके उद्घाटन के लिए और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। राजनाथ जी, मेजर अचीवमेंट है पूर्वोत्तर के लिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। यहाँ पर अगर हम कहीं जाना भी चाहते हैं तो इतने दिन लग जाते हैं, लेकिन इस तरह की सड़कें। वैसे प्रधानमंत्री के रूप में जब से जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली है तब से बराबर नॉर्थ ईस्ट के विकास पर उन्होंने विशेष बल दिया है। यहाँ तक कि अपने सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी यह निर्देश दिया है कि 3 महीने में एक बार सभी मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। यानी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी के साथ होना चाहिए, अन्य जो डेवलपमेंट हो सकते हैं तरह तरह के, वो सब सारे होने चाहिए। और आपने देखा होगा पहले से और अब में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मेजर चेंज है। एक बहुत बड़ी वजह जो दी जाती थी नहीं करने के लिए इस तरह की चीजें, वो ये कि कहीं पड़ोसी बुरा मान जाएगा। तो ये कौन सा बीच का रास्ता आपने निकाला है जिसमें किसी को इस बात पर आपत्ति नहीं होती है कि भारत की जमीन है, भाई ये निर्माण करें तो हमारे। नहीं, भारत अपनी जमीन पर जो भी निर्माण करना चाहेगा करेगा। पड़ोसियों का जहां तक प्रश्न है, हम हर पड़ोसी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हम किसी पड़ोसी के साथ जो है कटुता बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं ना कि भारत तो दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, ये हम मैसेज देने वाला ही देश है। तो अपने पड़ोसियों के साथ कटुता कैसे कर सकता है? लेकिन जो भी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र का विकास तो होना ही चाहिए ना। चीन के खिलाफ इस मोर्चे पर तैयारी बहुत जरूरी थी। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ताकत हमने बढ़ाई है क्योंकि पहले यही हमारी कमजोरी थी और सड़कें बनाने को लेकर ही चीन चिढ़ता है। लेकिन एक साल में बॉर्डर पर चीन की चुनौती के बीच जिस रफ्तार से BRO ने काम किया वो कमाल है, वो बेमिसाल है। कई सालों का काम एक साल में ही हो गया। पिछले एक साल में बॉर्डर के इलाकों में 1200 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। इनमें 85% प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पूरे किए गए। BRO ने करीब 8,739 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 2020-21 में कंप्लीट कर दिए। इसी वजह से इस साल का बजट बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन इसे तेजी से तैयार करना आसान नहीं होता क्योंकि चुनौतियां बहुत होती हैं। फिर भी भारत ने पिछले एक साल में खुद को तैयार किया। सभी फॉरवर्ड जगहों तक आवाजाही ठीक कर ली, कठिन से कठिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए। BRO ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। आपने एक साथ कई सड़कों का यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है और लद्दाख से लेकर इस इलाके तक हम देख रहे हैं BRO ने पिछले एक साल में बहुत तेजी से काम किया है। नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। पहले आज के मैं कह सकता हूँ 15-20 वर्ष पहले कुछ धारणा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। लोग कहते थे बहुत स्लो काम होता है, ये वो तरह तरह के लोग चर्चा करते। लेकिन आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों की धारणा बहुत ही अच्छी बनी है और किन कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कोई प्रत्यक्ष जाकर देखे तो स्वतः ही उसको एहसास होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम इस देश में किया है सीमाई सड़कों के निर्माण में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब एक मंत्रालय के अधीन आ गया है या फिर बहुत सारी और नीतियां भी? नहीं, वैसे भी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन तो रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत है। पहले कभी हुआ रहता था कि उसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उस समय कही जाती थी, भूतल परिवहन मंत्री मंत्रालय, उसके अंतर्गत भी था। लेकिन अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये कायम रहेगा? नहीं, आगे भी कायम रहेगा और लगातार जो हमारे जो सीमाई क्षेत्र हैं उसमें हम विकास कार्य करेंगे। अटल टनल पिछले साल अक्टूबर में ही खुल चुकी है, जिससे पूरे साल मनाली और लाहौल स्पीति घाटी कनेक्ट रहती है। नहीं तो पहले 6 महीने बर्फबारी में इलाके आपस में कट जाते थे। अटल टनल के बाद अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जोजिला पास में बनने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिससे श्रीनगर और लेह पूरे साल जुड़ा रहेगा। इसके अलावा मनाली से लेह के बीच शिनकुन ला पास के नीचे 4.25 किलोमीटर लंबी सुरंग।
जिसका काम 2024 तक पूरा करने को कहा गया है। ऐसे प्रोजेक्ट से बॉर्डर के इलाकों तक हर पॉइंट पर सेना को पूरे साल हर समय सप्लाई पहुंचती रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। आज तक ब्यूरो। बीआरओ की बनाई जिन सड़कों का उद्घाटन किया गया है, कहने के लिए वो सारी सड़कें हैं केवल, लेकिन इनकी अहमियत कितनी है अब देखिए। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद थे, चाहे अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हो हेमंत बिस्व शर्मा, किरण रिजिजू हो जो कि अरुणाचल प्रदेश से ही सांसद हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन चारों से एक साथ मैंने बात की ये जानने के लिए कि अहमियत क्या है इस तरह के विकास की इस क्षेत्र में। सड़कें निर्जीव नहीं होती हैं, सड़कें जीवन देती हैं, और इससे बेहतर और किससे पूछे हम जब अरुणाचल को इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। मुझे लगता है मैं पेमा खांडू जी से पहले जान लेती हूँ इसके बारे में। आज अरुणाचल के लिए बड़ा खुशी का बात है, क्योंकि अब जिस सड़क में हम लोग अभी खड़े हैं, ये सड़क का नाम है किमिन टू पुटिन। तो कई सालों से इस सड़क का जो निर्माण का काम बहुत पहले शुरू हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली फंडिंग नहीं होने के कारण से, मगर पिछले 4-5 सालों में जो फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीआरओ के जरिए दे के अभी ये रोड बड़ा फर्स्ट क्लास बन गया है। तो हमारा जनता के लिए ये काफी लाभदायक ये रोड रहेगा, और आगे जाके जो बॉर्डर एरियाज के लिए भी हमारा जो जवान जो तैनात है उनके लिए भी ये रोड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए, एक तो सामरिक भी होता है, लेकिन किरण आपसे हम लोग कहानियां ही सुनते रहते थे हमेशा कि वहां आइए, वहां देखिए। मुझे लगता है कि मौका ये हो जाता है। आज रक्षा मंत्री जी के साथ असम, अरुणाचल के मुख्यमंत्री और हम सब यहाँ उद्घाटन किए, ये तो ऐतिहासिक मौका है। इसलिए हम तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देते हैं। आप खुद यहाँ आकर के इतना बड़ा 10 बहुत बड़ा रोड परियोजनाएं आज उद्घाटन हुआ है। राजनाथ जी, चुनौती तो बहुत बड़ी रहती है, और इसमें जो समीकरणों की बात हमने की है कि क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं वो रही हैं, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, हम समझें कि आप लोगों ने जो एक लुक ईस्ट की बात की थी, ये उसकी कड़ी में आगे बढ़ता जाए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का विकास सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रारंभ से ही यह सोच रही है, हम सबकी यह सोच रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इतनी तेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, वो इसी बात को ध्यान में रखकर ही हो रहा है। एक तो सामरिक ताकत है हमारी, दूसरी चीज हो जाती है वो पर्यटन। ये इलाके अगर हम असम गुवाहाटी तक सीमित नहीं है या काजीरंगा नहीं जाएं, बल्कि हम इन इलाकों तक आए, अरुणाचल तक आगे बढ़ के जाएं, ये तो सारी उसकी एक भारत की सुंदरता का संदेश भी देती हुई सड़क है। अगर नॉर्थ ईस्ट का प्राकृतिक आप नेचुरल ब्यूटी देखे, ये किसी का साथ कंपेरेबल नहीं है। कनेक्टिविटी का अभाव था, अभी प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी का कदम से कनेक्टिविटी भी हो रहा है, और बहुत ही चैलेंजिंग वर्क से, ये ऐसा रास्ता नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में ये किया गया है। बहुत पर्यावरण, सामरिक शक्ति और यातायात सबको बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। और फौज का पहुंचना भी, फौज का इन इलाकों में जितनी तेजी से पहुंचना उसे जरूरी है। दुनिया का कोई भी देश हो, स्वाभाविक रूप से सभी अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो भारत भी अपनी सीमाओं की रक्षा करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मैंने पहले भी कहा कि हमने एग्रेशन में कभी विश्वास नहीं किया है। हम दुनिया के किसी देश पर आज तक भारत ने न तो आक्रमण किया है, न तो किसी दुनिया के किसी देश की जमीन पर कभी कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन अपने मातृभूमि की सुरक्षा के प्रति, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। और यही संकेत जो है, यही जो संदेश है, वो इस जगह पर इस सड़क के निर्माण से, और सिर्फ इससे नहीं, बल्कि वो जो 10 सड़कें इस पूर्वोत्तर के इलाके को, अरुणाचल प्रदेश को खास कर दे दी गई हैं, वो ये संकेत देती है। दरअसल एलएसी के इस पूरे इलाके में योजनाएं तो तमाम बनती थी, लेकिन चीन की आपत्ति अगर हो जाती थी तो काम धीमा पड़ जाता था। बहुत सारे और कारण भी थे, लेकिन अब अगर ये रफ्तार देखी जा रही है, अगर ये बीआरओ के काम में हम लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ये कमाल देख रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही बहुत सारे सवाल हैं। गलवान को 1 साल पूरा हुआ है, चीन के साथ हमारी स्थिति इस समय कैसी है? इसके अलावा पाकिस्तान से जो सीज फायर 100 दिन से अधिक चल चुका है, उस पर स्थिति क्या है? इन सारे सवालों पर मैंने बातचीत की देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द अब हम देख रहे हैं इतना बढ़ते हुए, इसके पीछे क्या एक ट्रिगर डोकलाम क्राइसिस था राजनाथ जी, या ये आप लोगों के प्लान में था हमेशा? नहीं, ये तो हम लोगों के पहले से ही ये प्लान में था।
कि सीमाई क्षेत्रों में जो रहने वाले आम नागरिक हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना भी तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो उनके लिए आवागमन की सुविधा ठीक ठाक हो जाए और साथ ही आवश्यक जो उपभोग की वस्तुएं जो उन तक पहुंचनी चाहिए सामान्य तौर पर नहीं पहुंच पाती हैं, वो भी पहुंच पाए। वहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से सारी हो। इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। जी, गलवान को 1 साल हो गए हैं। आप मतलब तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर, पिछले साल आप भी पहुंचे थे। उस जो परिस्थितियां वहां पर आप देख रहे हैं और गलवान से आज 1 साल तक, वो किस स्थिति में हिंदुस्तान समझे खुद को? देखिए भाई, इतना ही मैं कहना चाहता हूं, देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगर 1962 और 2020-21 का और मैं तो सचमुच गलवान में भी हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर अपनी सीमा की सुरक्षा की है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और मुझे अपने देश के सेना के जवानों पर, सुरक्षा के जवानों पर पूरा भरोसा है। पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं। हां, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से किसी भी सूरत में कोई एग्रेशन नहीं होगा। इसको हम नहीं होने देंगे। लेकिन भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने की इस जिम्मेदारी का भी हम निर्वाह करेंगे। जी, अग्रेशन नहीं है, लेकिन जो हमारा रुख है उसमें आक्रामकता है कि झुकेंगे नहीं। तो आज की स्थिति में अगर हम 62 और 2020-21 की तुलना करते हैं तो सबसे बड़ी चीजें क्या हैं यहाँ? नहीं, 62 की 2020-21 की कोई तुलना हो बहुत पीछे करनी ही नहीं चाहिए। उसका कोई औचित्य नहीं है। आपने देखा कि जो कुछ भी हुआ है वो पूरे देश के सामने है 1 साल पहले, और हमारे नौजवानों का एक संकल्प है, इस देश का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम सबका संकल्प है कि हम देश की सीमाएं सुरक्षित रखेंगे। मौजूदा स्थिति पर क्या कहेंगे? बहुत सारी चीजें आती हैं। अब देखिए, बातचीत का दौर चल रहा है। अभी बातचीत टूटी नहीं है पूरी तरफ से। अभी विदेश मंत्रालय की भी WMCC की जो मीटिंग होती है, वो WMCC की मीटिंग भी उनको विदेश मंत्री ने बतलाया कि वो होने वाली है, तो होगी, उसकी कोई डेट तय होगी और बातचीत का कोई परिणाम निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा देखेंगे। चीन पर हमारी ये परिपक्वता काम आ रही है, जो हम परिपक्व तरीके से उनसे बातचीत, ऐसा नहीं कि मतलब पाकिस्तान को अलग डील करना होता है, चीन को अलग, तो ये चीजें काम आ रही हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर एक क्वाड भी सामने आता है जिस पर थोड़ा सा, अब उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्वाड वगैरह के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी करना है हम लोग अपनी कुवत के आधार पर ही हम करने की कोशिश करेंगे। और हम बड़ा तो विश्वास है कि समस्या का समाधान होगा। अभी तक मेरा विश्वास यही है। नहीं समाधान होगा तो देखेंगे क्या करना। राजनाथ जी, चीन के साथ हमने देखा, लेकिन लक्ष्य यही है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। जी जी, नहीं, और हर तरफ से प्रहार किया गया, आर्थिक प्रहार भी किया गया, हालांकि ट्रेड बढ़ा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये रिसर्च भी आया कि 43% लोगों ने चीनी सामान खरीदना बंद किया, तो वो एक लोगों के मन में भी गुस्सा रहा। क्या हम समझें कि चीन से हालात सामान्य हो सकते हैं, हमारे रिश्ते सामान्य हो सकते हैं? देखिए, किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि मैं कहूं, लेकिन मैं इस देश के संकल्प की बात मैं कह सकता हूं कि इस देश का एक अपना संकल्प है, और उस संकल्प के आधार पर ही मैं ये कह रहा हूं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। आज अगर ये परिस्थिति हम देखते हैं तो इसमें सेना का पराक्रम ही है केवल, या आपको लगता है कि नीतियां कुछ ऐसी बदली हैं? देखिए, ऐसा है ना कि सेना के पराक्रम की जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमको अपने सेना के शौर्य और पराक्रम और साथ ही साथ संयम, तीनों पर हमको भरोसा है। और इस समय सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक हमको सशक्त नेतृत्व भी मिला है इस देश को। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। मतलब जो होगा देखेंगे। पराक्रम से चीन को उसकी हम लोग अनावश्यक कोई उत्तेजना पैदा करने वाले लोग नहीं है। जी, मतलब संयम से उस बातचीत के हल, हम लोग संयम से काम करने वाले हैं।
उसी से बातचीत से हल निकालने का इंतजार करेंगे हम। कि बातचीत से लेकिन संकल्प के संदर्भों में हम पूरी तरह से दृढ़ हैं, क्योंकि दशकों की समस्या है, ये आज की बात नहीं है। डेप्सांग को लेकर जो शुरू हुआ वो 2013 में शुरू हो गया, और आज जो परिस्थिति है वो आज भी उस विवाद को नहीं सुलझा पाए। आप चाहते हैं कि एक बार ये हल हो जाए दोनों देशों के बीच बातचीत करके? मैं तो चाहता हूं कि चीन को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि भारत चीन मिल बैठकर बातचीत करके इस समस्या का समाधान करें। सदैव के लिए इसका समाधान होना चाहिए जी। क्योंकि अटल जी कहा करते थे ना, जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। इसलिए चीन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि हमारे उनके बीच समस्या है तो मिल बैठकर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाला जा सकता है। युद्ध अथवा संघर्ष या किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और यही हमने देखा पाकिस्तान के साथ सीमा पर। अब 100 दिन से ज्यादा का सन्नाटा हो गया है वहां पर। बहुत सारे लोगों को ये सवाल था कि क्या, लेकिन एलओसी पर भी आपने देखा होगा कि सीज फायर वायलेशन हाल फिलहाल पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए। हाँ, 100 दिन से ज्यादा हो गए, नहीं हुआ है। अब कोशिश वैसे भारत की बराबर रही है कि हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखें। जी। आर्म फोर्सेस बहुत बढ़ चढ़कर सामने आए थे जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई। डीआरडीओ के वो अस्पताल जो हफ्ते भर में तैयार हो जा रहे थे हर जगह पर। इस बात पर आपको कितना फख्र होता है एक रक्षा मंत्री के तौर पर कि मेडिकल समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाया हमारे सैनिकों ने? नहीं, सचमुच मुझे अपने रक्षा मंत्रालय के ऊपर पूरी तरह से फख्र है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड जैसे बड़े चैलेंज को जिस सूझबूझ के साथ निपटने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री ने की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। एकाएक केसेस जब बढ़ गए थे, अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई थी, तो कुछ ही दिनों के अंदर उसको नियंत्रित कर लेने का काम जिस तरीके से किया है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, वो सराहनीय है। अब आलोचना करने के लिए कोई भी आलोचना कर सकता है। आपको लगता है लोगों के मन में ये संशय बैठा कि मैनेजमेंट में कमी थी केंद्र सरकार द्वारा कोविड की? मैं ऐसा नहीं मानता। न तो सरकार की सूझबूझ में कोई कमी थी, न सरकार की नीयत में कोई खोट था, और न सरकार के प्रयत्न में कोई कमी थी। चुनौती बड़ी थी। आप कोविड टास्क फोर्स का अहम हिस्सा रहे हैं। तीसरी लहर की भी बात की जा रही है, जिस तरह से फौज आगे आकर उसने उसके लिए हमारे सरकार की तैयारी है। तीसरी लहर के लिए तैयारी है। तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के, बीजेपी ने जैसे हैंडल किया है उसका गुस्सा लोगों का निकला है। पॉपुलेशन के आधार पर भी दुनिया के दूसरे देशों से यदि तुलना करें तो भारत में कैजुअलिटीज जो हुई हैं, मरने वालों की संख्या जो है वो कम है उनके कंपैरिजन में। कोविड मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं लगी सरकार के? नहीं, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि चुनौती थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अंततः हम लोगों को विजय प्राप्त हुई है। और जितनी तेजी के साथ ये केसेस घटे हैं भारत के अंदर, दुनिया के अन्य देशों से तुलना कर लीजिए, इतनी तेजी के साथ केसेस नहीं घटे हैं। ये तो मैनेजमेंट का ही एक करिश्मा था ना, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा ईमानदारी से। यूपी को लेकर खासकर लोग कह रहे हैं कि वहां का मैनेजमेंट कहीं नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने बहुत ही शानदार काम किया। स्वयं भी वो कोविड से प्रभावित हुए थे, लेकिन कोविड से प्रभावित रहने के बावजूद जब आइसोलेशन में थे तब भी वो लगातार वो काम करते रहे। आपने इसलिए उनके नियत पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता और न उनके परिश्रम के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता है। आपने हमारी सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। हाँ, सीएम तो वही है, तो और कहां से लाएंगे? पर 5 राज्यों के अगर चुनाव हम देखें जो होने वाले हैं, उसको आपको कोरोना या फिर जो फार्मर्स एजिटेशन, ये सारी चीजें आपको नहीं लग रहा है? क्यों विपक्ष जो सोच रहा है वो सोच रहा है कि आप लोग की पॉपुलैरिटी ढलान पर है। अरे विपक्ष तो सोचना ही है, विपक्ष तो यही सोचता है। विपक्ष तो पहले भी 2014 में भी कहता था किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को संसद में बहुमत हासिल नहीं हो सकता। 2019 का चुनाव हुआ तब भी लोग कहते थे हो गया, 2014 में एक बार बहुमत मिल गया बीजेपी को, 2019 में नहीं मिलने वाला है। लेकिन 2019 में 2014 से अधिक सीटें भारत की संसद में हमको प्राप्त हुई हैं। जन सामान्य का विश्वास हमारी सरकार के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है। इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना चाहिए।
बंगाल के नतीजों ने बल दे दिया ना उनके इस विश्वास को। भाई बंगाल का नतीजा जी, उनके विश्वास को कैसे बल दे दिया? जहां हमारे केवल 3 विधायक थे बंगाल की विधानसभा में, आज बढ़कर 77 हो गए। ये कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। राजनाथ जी 7 साल पूरे हो गए हैं सर। और यह बात सच है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, चुनाव यदि लड़ती है, लक्ष्य यही होता है कि हम बहुमत हासिल करें। लक्ष्य होता है उसका, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन यह भी तो देखिए 3 सीटें हमारी बंगाल की विधानसभा में थी, और ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कोई बहुत ऐसा नहीं था जैसा कि सामान्यतः अन्य राज्यों में हम लोगों ने बना रखा है। फिर भी 77 सीटों पर विजय प्राप्त करना यह कोई छोटी बात नहीं है। हम तो बंगाल की जनता के प्रति सचमुच आभार व्यक्त करना चाहते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। 7 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को। पिछले 2 साल बड़े ही कठिन रहे हैं। सीए के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कोविड का पूरा ये दौर, किसानों का आंदोलन हो गया, कोविड का दूसरा दौर आ गया। तो मतलब जो एक पीक की तरफ आप लोग चल रहे थे, लग रहा है कि सबसे मुश्किल दौर से सरकार इस समय गुजर रही है। देखिए, किसी भी सरकार के कार्यकाल में कुछ दौर ऐसे आते हैं कि कंपैरेटिवली कुछ कठिन होते हैं, मुश्किल के दौर होते हैं। लेकिन इस बात से ही ये परीक्षा होती है कि इस मुश्किल दौर को किस तरीके से वो सरकार हैंडल करती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस मुश्किल दौर को भी सरकार जिस तरीके से हैंडल किया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं राजनीति से अलग हटकर एक बार फिर सेना की ओर बढ़ना चाहूंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो पूरा मामला है और जो इश्यूज उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब जो भी फैसला किया है हम लोगों ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। भारत को रक्षा मामलों में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह सब सारे हम प्रयास किए हैं। हमारी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि वेपन्स के मामले में, एमिनेशंस के मामले में हम कब तक दुनिया से इंपोर्ट करते रहेंगे। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि इंपोर्ट का सिलसिला धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, और भारत अब एक केवल इंपोर्टर कंट्री ही नहीं है, यानी आयात करने वाला ही देश नहीं, बल्कि एक निर्यात करने वाला है। दुनिया के दूसरे देशों को भी हम अपने यहां बनाकर आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन्स, व्हीकल्स, ये सब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का आह्वान क्या है कि भारत को हमको आत्मनिर्भर बनाना है, तो भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसी क्रम में यह भी फैसला किया है। हाँ, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सेवाओं पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी। जो भी सेवा की उनकी शर्तें हैं उस पर आंच नहीं आने पाएगी, क्योंकि कैबिनेट नोट में ही इस बात की मुकम्मल चर्चा कर दी गई है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि उनकी सर्विस कंडीशंस को प्रभावित नहीं होने देंगे। और उससे परे स्वदेशीकरण से मॉडर्नाइजेशन पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राफेल इतना ले आए, उसके बाद अब बाकी के नहीं आने वाले हों। स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण सब साथ चलेगा। इंडिजिनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जी, ये दोनों हमारे यहां साथ चल रहा है, और एक दूसरे के कारण किसी के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अगर सीबीएसई के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो खुद कैसे आकलन कर सकते हैं, कितने प्रतिशत नंबर मिलने वाले हैं। इस ब्रेक के बाद रहिए खबरदार। लंबे समय तक ये पसुपेश चलता रहा कि जो 12वीं की परीक्षा है होंगी या नहीं होंगी। आखिरकार ये तय तो हुआ कि रिजल्ट पुरानी परीक्षाओं के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि इसका पूरा फॉर्मूला क्या तय किया गया है। सीबीएसई के जो 12वीं के नतीजे आएंगे उसमें किस तरीके से ये पूरी गणना होनी है। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की
डिटेल देते हुए सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं की मार्कशीट का फॉर्मूला होगा 30-30-40, यानी 10वीं और 11वीं के नंबरों को 30-30%, 12वीं के नंबरों को 40% वेटेज दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार 10वीं के 5 मुख्य विषयों में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा, यानी जिन्हें हम बेस्ट ऑफ 3 कह सकते हैं। 11वीं के 5 मुख्य विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अब इस फॉर्मूले के आधार पर आप अभी अपना 12वीं का रिजल्ट जान सकते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए आपको 10वीं के 3 मुख्य विषयों में 270 नंबर मिले, फिर 11वीं की परीक्षा में 500 में से 450 नंबर मिले और 12वीं के प्री बोर्ड, टर्म और प्रैक्टिकल टेस्ट में 500 में से 460 नंबर मिले। अब इन नंबर्स पर सीबीएसई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 10वीं में 270 नंबर का 30% यानी 81, 11वीं में 450 नंबर का 30% यानी 135, 12वीं के प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के 460 नंबर का 40% यानी 184, और इन तीनों नंबर को जोड़कर जो नंबर आएगा वो आपका 12वीं का रिजल्ट होगा। इस तरह आपको 12वीं में कुल 500 में से 400 नंबर मिल सकते हैं, यानी करीब 80%। ये एक मोटा मोटा अनुमान है जो सीबीएसई के फॉर्मूले के आधार पर लगाया गया है। जरूरी नहीं कि यह अनुमान एकदम सटीक हो, लेकिन इस फॉर्मूले के आधार पर कोई छात्र फेल हो जाता है या अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होता तो इसके लिए भी सीबीएसई के नियम तय हैं, जिनके मुताबिक अगर कोई छात्र इस मूल्यांकन प्रक्रिया में फेल होता है तो उन्हें इसेंशियल रिपीट यानी कंपार्टमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। कंपार्टमेंट वाले छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्रों को 12वीं क्लास की अगली बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों के मन में कई शंकाएं हैं जिनका समाधान जरूरी है। हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये सब कुछ हमारे लिए नया था, तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज्यादा वेटेज देना चाहिए। इस कोविड सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए जो स्कीम इन लोगों ने बताई है 30-30-40 की, ये प्रॉब्ली ठीक ही है। 11th के नंबर थोड़े कम कंसिडर करने चाहिए 11th और 12th से। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें कोविड के सेफ्टी नॉर्म्स भी अपने दिमाग में रखने ही है। 14 लाख से ज्यादा छात्रों को आज अपने 12वीं के रिजल्ट का वो फॉर्मूला मिल गया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लंबी अनिश्चितता के बाद सीबीएसई ने आज क्लियर कर दिया है कि 12वीं के छात्रों की मार्कशीट कैसे तैयार होगी, और ये भी बता दिया कि जो छात्र अपने मार्क्स से संतुष्ट ना हो उनके पास क्या विकल्प होगा। परीक्षा दोबारा भी बच्चे दे सकते हैं, 10वीं की भी 12वीं की। ये प्रोसेस आप कब तक शुरू कर देंगे? परीक्षा अगर इस साल के लिए बच्चा देना चाहता है तो अंदाजा कुछ है कि कब तक वो हो सकती हैं? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, वो बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं हैं हम उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मैं दोबारा कहूँगा कि इस पॉलिसी के बाद कोई भी बच्चा शायद ना आए, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वो बच्चे 100 हो, 500, 1000 हो, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी परीक्षा एक अच्छे वातावरण में उनकी हो सके, जो कोरोना से संबंधित ना हो, फ्री हो, सारी प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए जो भी हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने प्रयास करें वो करते हो। परीक्षाओं का संचालन कर उसका रिजल्ट भी देने का प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए 30-30-40 फॉर्मूले को सीबीएसई के जिस पैनल ने तैयार किया है उसने इस फॉर्मूले के तर्क और तरीके भी सुप्रीम कोर्ट को बताए हैं। पैनल का तर्क है कि सिर्फ 12वीं के मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार करना उचित नहीं, हालांकि उसे सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। छात्रों के मूल्यांकन में 10वीं की परफॉर्मेंस बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यही सबसे विश्वसनीय डेटा है जो सीबीएसई ने अपने परीक्षा केंद्रों पर लिया है। इसी तरह 11वीं की परफॉर्मेंस को शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 11वीं और 12वीं में विषय समान होते हैं। पैनल का कहना है कि इस फॉर्मूले के आधार पर जल्द ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सारे स्कूल्स को सपोर्ट करेंगे डाटा तैयार करने के लिए, रिजल्ट तैयार करने के लिए, और 31 जुलाई तक हमारा प्रयास होगा कि कक्षा 12 का रिजल्ट हम घोषित कर दें, जिससे कि बच्चे जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाना चाहते हैं, जो कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उनके लिए सफिशिएंट टाइम उपलब्ध हो। सीबीएसई ने भले ही फॉर्मूला बता दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% स्टूडेंट और टीचर्स इसको लेकर संतुष्ट हैं। असंतुष्ट छात्रों का कहना है कि फॉर्मूले में 11वीं क्लास के 30% नंबर को कम करना चाहिए, जिसको लेकर छात्रों के अपने तर्क हैं। पहला तर्क यह है कि 10वीं के नंबरों को शामिल करना सही नहीं है, क्योंकि 10वीं और 11वीं 12वीं के विषय एक जैसे नहीं है। दूसरा तर्क यह है कि 11वीं में
जिन 30% नंबर्स को जोड़ा गया है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि 11वीं में विषयों को समझने में वक्त लगता है। आज तक से बात करते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कहा कि सीबीएसई ने सोच समझकर फैसला लिया होगा, लेकिन फिर भी इसमें सुधार की जरूरत थी। उम्मीद यही है कि ये क्राइटेरिया सक्सेसफुल होना चाहिए, बट हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा क्राइटेरिया पे अगर 30% और 30% 10th और 11th का थोड़ा रिड्यूस कर दे तो ज़्यादा बेटर है। पहली बात तो हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, और उनको एक नतीजे पे आना था, ये नतीजा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो ये वैल्यूएशन का जो मेथड होगा 30-30-40 का, इसमें जो 30% 11th का है, बस वो आधार थोड़ा कम होना चाहिए उसका, क्योंकि 11th का जो है बच्चे जो है समझने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं। प्लस अब जो है हमारा आगे जाके हमने किसी ने सोचा नहीं था कि 12वीं में ऐसा हमारे साथ होगा। ये सब कुछ हमारे लिए नया था, तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज्यादा वेटेज देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर डीयू या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। तो 11वीं में बच्चे अपने सब्जेक्ट से घुलते मिलते हैं और सिर्फ विषय को समझने में अपनी पूरी रुचि लगा देते हैं, और 12वीं में वो नंबरों के लिए अपनी मेहनत करते हैं। परीक्षाएं रद्द होने के बाद रिजल्ट तो तैयार करना ही था। इसके लिए सीबीएसई को कोई तो फॉर्मूला निकालना ही था। सीबीएसई ने सिर्फ रिजल्ट का फॉर्मूला तय नहीं किया है, बल्कि इस फॉर्मूले से जुड़ी शंकाओं के समाधान का रोड मैप भी तैयार किया है। हर स्कूल में एक रिजल्ट कमेटी बनेगी, जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी स्कूल अपने छात्रों को ज्यादा अंक देकर उनका रिजल्ट बेहतर बनाने की कोशिश ना करे। इसके अलावा एक मॉडरेशन कमेटी बनेगी, जिसमें पड़ोसी स्कूल के शिक्षक भी शामिल होंगे, जो ये देखेगी कि छात्रों को सही तरीके से अंक दिए गए हैं या नहीं। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को 12वीं के ऑनलाइन प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट टेस्ट करके उसके नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर डालने के लिए 28 जून की डेडलाइन दी है। सीबीएसई का कहना है कि नतीजों के फॉर्मूले में पारदर्शिता रखने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के बीच इसको लेकर मिले जुले भाव हैं। जो ये स्कीम आई है 30-30-40 की, ये एकदम बेस्ट है हमें इस समय असेस करने के लिए, हमारी पूरी स्कूल लाइफ को असेस करने के लिए। जो क्यूमुलेटिव असेसमेंट आया है 10th, 11th और 12th का, ये थोड़ा फेयर भी होगा और थोड़ा जस्ट भी होगा। जो 10वीं और 12वीं के नंबर हैं वो ज़्यादा मैटर करने चाहिए, और जो कक्षा 11वीं के नंबर हैं उनकी जो 30% जो परसेंटेज रखी गई है उसको कम करके थोड़ा जैसे 15% तक कर देना चाहिए। 10th वाज एक्सटर्नल, तो वो बोर्ड का रिजल्ट था, तो वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो वो रिजल्ट होगा वो बहुत जस्टिफाइड है। और क्योंकि बच्चे ने 11th में अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज किए, तो उसके 30% एंड 12th के, इट इज वेरी वेरी फेयर एंड जस्टिफाइड। हमने सब्जेक्ट चूज किया था, पर अभी तक 11th में हम समझ ही रहे थे वो सब्जेक्ट। हम जैसे ही 12th में आके उससे थोड़ा अकस्टम्ड हुए और बोर्ड जी कैंसिल हो गए, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर ये लोग 11th पे ग्रेड कर रहे हैं हम लोग। सीबीएसई की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बिना परीक्षा लिए रिजल्ट तैयार कैसे किया जाए, जिसका फॉर्मूला कोई और भी हो सकता था, लेकिन कोई भी फॉर्मूला हो वो परफेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट फॉर्मूला तो एक ही है, एग्जाम लेकर रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला, जिसे कोरोना महामारी ने इस साल असंभव बना दिया। दिल्ली से अमनदीप शुक्ला और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 1959 में सीबीएसई बोर्ड का गठन किया गया था। इन पूरे सालों में, 62 साल के पूरे कार्यकाल में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा करनी हो। जाहिर है काम आसान नहीं, बहुत ज्यादा पेचीदा था, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बाकी है। जैसे कि 10वीं में विषय अलग होते हैं, 11वीं 12वीं में विषय अलग हो जाते हैं। ऐसे में रिजल्ट बनाते वक्त 10वीं के 30% वेटेज वाले नंबर कैसे एडजस्ट होंगे? क्या सीबीएसई के फॉर्मूले के आधार पर 12वीं की जो मार्कशीट बनेगी उसमें सिर्फ टोटल मार्क्स का जिक्र होगा, विषय के हिसाब से नंबर नहीं दिए जाएंगे? उम्मीद है आगे इन सवालों पर कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि रिजल्ट ऐसे तैयार हो कि एक भी छात्र के साथ नाइंसाफी न हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जब कही, तो सीबीएसई की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि अगर कोई छात्र फिजिकल एग्जाम के जरिए अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहता है, तो हालात सुधरने पर यह विकल्प भी देने का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। यह विकल्प पिछले वर्ष 10वीं के छात्रों को भी दिया गया था, लेकिन सिर्फ 10 छात्रों ने ही फिजिकल एग्जाम का विकल्प चुना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल एग्जाम देने के इच्छुक छात्रों को
आवेदन के लिए एक डेडलाइन दी जाए ताकि ऐसे छात्रों की परीक्षा लेने के लिए तैयारी की जा सके। सीबीएसई के फॉर्मूले से जुड़ी कई शंकाओं को लेकर आज तक ने सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज से खास बातचीत की। जो वहाँ रिजल्ट कमेटी बनी है, उस रिजल्ट कमेटी को पूरा अधिकार है कि बच्चों के फेवर में वो किस तरीके से कौन से एग्जाम को लेना है, कौन से एग्जाम को छोड़ना है। वो 2 को लेते हैं, 1 को लेते हैं, 3 को लेते हैं, ये पूरा अधिकार उनका है। तो उसके हिसाब से वो 40% मार्क्स में से वो मार्क्स वहाँ जोड़ देंगे और जो बच्चों के प्रैक्टिकल हुए हैं वो 100% मार्क्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को 11th में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, 12th में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 11th में बच्चे सीरियस नहीं होते, या मैं ये कहूँ सीरियस होने की जगह कि जब 10th से 11th में आते हैं तो सिलेबस ज़्यादा होता है, कोर्स ज़्यादा होता है, तो बच्चों की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जाती है, थोड़ा सा स्कूल उनके ऊपर शिकंजा ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसी संभावनाओं में बच्चे की परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है। लेकिन उस पुअर परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए हमने पूरा अधिकार जो है वो रिजल्ट कमेटी को दिया है। बच्चे की आज की परफॉर्मेंस को देखते हुए वो कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो उन्होंने 40%, 30% और 40% कंट्रीब्यूशन लिया है उसको वो मॉडरेट कर सकते हैं। और ये मॉडरेशन अपने जो बेस्ट रिजल्ट बच्चों का उनके बच्चों ने 3 साल पहले दिया, कभी 3 साल के अंदर दिया, उसके साथ वो मैच कर सकते हैं। तो सारे स्कूल जब अपना बेस्ट रिजल्ट के साथ मैच करेंगे तो मेरा अपना मानना यह है कि बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों का आएगा और उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि कई बच्चे हो सकता है कि 11वीं में उतनी शिद्दत से तैयारी ना कर रहे हो जितनी उन्होंने 12वीं में की, तो उनके शिकायत हो सकती है कि मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। तो क्या बच्चे के पास अपनी शिकायत को कहीं दर्ज कराने की कोई व्यवस्था की गई है? सर देखिए, हमारे पास 2 मैकेनिज्म होंगे। पहला मैकेनिज्म है कि अगर बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो वो परीक्षा में बैठ सकता है। दूसरा मैकेनिज्म है बिना परीक्षा के बैठे कि अगर कभी ज़रूरत होगी तो जो भी छात्र है वो हमको अपना डिस्प्यूट भेज सकता है और उस डिस्प्यूट को हम एक जो कमेटी है उसको रेफ़र करेंगे और उसको देख लेगी, वो कमेटी देख लेगी। लेकिन मेरा अपना कहना भी ये है कि बच्चे की अगर परफॉर्मेंस 11th में कम रही है तो जो रिजल्ट कमेटी है उसको पूरा अधिकार है कि बच्चे की उस परफॉर्मेंस को आज की परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हो। अगर बच्चे ने अपने को इम्प्रूव किया है तो वो इम्प्रूव रिजल्ट वहां पर लेकर आ सकते हैं। सर, सब बच्चों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि रिजल्ट 10वीं का और 12वीं का आप कब तक निकालेंगे? देखिए अमन जी, 10वीं का रिजल्ट हम लोगों का विचार है कि 20 जुलाई लास्ट डेट हम अपना लेके चल रहे हैं। 20 जुलाई तक हम उस रिजल्ट को निकाल देंगे। क्योंकि स्कूल्स ने अभी भी डाटा अपलोड नहीं किया है तो हम लोगों का प्रयास है कि मंडे से हम लोग स्कूल्स को सपोर्ट करना शुरू करेंगे, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। और इसके बाद हम लोग जैसे ही कक्षा 12 का भी काम शुरू होगा सारे स्कूल्स को सपोर्ट करेंगे डाटा तैयार करने के लिए, रिजल्ट तैयार करने के लिए। और 31 जुलाई तक हमारा प्रयास होगा कि कक्षा 12 का रिजल्ट हम घोषित कर दें। कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ भारत में ही परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं, बल्कि दुनिया में अलग अलग देशों में ऐसा करना पड़ा है। हर जगह मुश्किलें आई हैं। यूनेस्को ने इसके बारे में कुछ जानकारी साझा की है। खबर की पूरी पिक्चर समझाते हुए वो सारी जानकारी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल 1 अप्रैल 2020 में सर्वे में शामिल 84 देशों में से 58 देशों ने कोरोना की वजह से अपने यहां परीक्षाएं या तो रद्द की या उनके आयोजन का टाइम बदला। 23 देशों ने परीक्षा के वैकल्पिक तरीके अपनाए, जैसे कि ऑनलाइन या ओपन बुक एग्जाम। 22 देशों ने कोरोना के बीच परीक्षाएं आयोजित करवाई, जबकि 11 देशों ने एग्जाम्स पूरी तरह कैंसिल कर दिए। लेकिन जिस तरह भारत में 12वीं के बोर्ड एग्जाम स्कूली पढ़ाई के आखिरी एग्जाम होते हैं, उसी तरह अन्य देशों में अलग अलग स्कूल लिविंग एग्जाम्स होते हैं। इसीलिए हम इन्हीं एग्जाम से जुड़े अलग अलग देशों के फैसले के बारे में आपको बताते हैं। 2020 में कोरोना की वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और आयरलैंड समेत कई यूरोपीय देशों में स्कूल लिविंग एग्जाम्स को भारत की तरह रद्द किया गया और इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ। इजराइल में स्कूल लिविंग एग्जाम्स के फॉर्मेट को बदलकर इसे स्कूल बेस्ड एग्जाम बना दिया। वहां भी ये एग्जाम भारत की तरह होते हैं, यानी छात्रों के अलग अलग स्कूलों में सेंटर पड़ते हैं। अमेरिका ने स्कूल लिविंग एग्जाम्स के लिए स्कूलों को 2 विकल्प दिए। स्कूलों ने तय किया कि वो फिजिकल एग्जाम लें या ऑनलाइन, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें। इटली में रिटन एग्जाम्स को रद्द करके उसकी जगह ओरल यानी मौखिक परीक्षा ली गई। हालांकि ब्राजील ने इसी साल जनवरी में स्कूल लिविंग एग्जाम्स आयोजित करवाए, लेकिन 57 लाख छात्रों में से आधे छात्रों ने ही एग्जाम लिए। यानी अलग अलग देशों में कोरोना के दौरान एग्जाम्स को लेकर अलग अलग नीतियां अपनाई गई। हालांकि ये तय नहीं किया जा सकता कि कौन सी नीति ज्यादा सफल है, क्योंकि हर देश की अपनी परिस्थिति है, अलग संसाधन है और अलग अलग कैपेसिटी है। भारत में भी सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करके रिजल्ट का बेस्ट फॉर्मूला तय किया है। इसको लेकर जो भी शंकाएं हैं वो वक्त के साथ दूर हो जाएंगी, जिसका देश के लाखों छात्रों को भरोसा है।
अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।